आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। यानी हम आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो आपके 12th क्लास में आपको काम आएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, यानी जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम भी इंट्रोडक्शन है और वैसे भी हम इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो समझेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसको इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज रिसोर्स, कुछ भी हो सकता है रिसोर्स। और वो रिसोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक खासियत होती है कि वो आपकी जो वांट्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो उसको क्या करता है, वो उसको सेटिस्फाई कर पाता है। यानी कि अगर ब्रीफली हम समझें तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स एनीथिंग, एनीथिंग इज रिसोर्स विच सेटिस्फाई अवर वांट्स। जैसे कि आपकी जेब में अगर 1000 रुपए हैं, अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो वो भी क्या है, वो भी आपके लिए रिसोर्स का काम करता है। क्यों? क्योंकि आप 1000 रुपए से क्या कर सकते हो, आप 1000 रुपए से अपनी जो जो भी आपकी मनपसंद चीज़ है उसको आप खरीद सकते हो, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जैसे आपने कुछ खाने की चीज़ खरीद ली, तो उस खाने की चीज़ को जब आप खाओगे तो आपको उससे क्या मिलेगी, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यानी जो आपकी जो इच्छा थी वो आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये रिसोर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो संसाधन हैं हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। ये एक हम कह सकते हैं कि लिमिटेड तरीके से हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो जो भी रिसोर्स हैं इकोनॉमी में, वो ऐसा नहीं है कि वो अबंडेंस में है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो रिसोर्स हैं, ये रिसोर्स होते हैं हमारे पास स्कार्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है। और यही एक इकोनॉमी की जो है मेन प्रॉब्लम हम इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपए हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है इसके साथ में कि अगर हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड अवेलेबल हैं, दूसरी एक प्रॉब्लम आती है कि जो वांट्स हैं हमारे पास, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो क्या हैं, वो अनलिमिटेड हैं, हमारी कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास 1000 रुपये अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा मान लीजिए बर्थडे आ रहा है, तो उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, उसमें हम पार्टी करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर हमें ये जो 1000 रुपये हैं, इनको थोड़ा सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। जैसे एक तरफ से हमारा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है मान लीजिए, दूसरी तरफ से हमें शूज़ भी लेने हैं, और तीसरा जो है एक पार्टी का खर्चा आ गया। तो उस पार्टी का खर्चा भी आ गया, तो उसमें हमें इन 1000 रुपये को थोड़ा सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो 1000 रुपये हैं, ये 1000 रुपये हमारे पास क्या हुए, ये 1000 रुपये हुए हमारे पास रिसोर्सेज, जो कि हमारे पास लिमिटेड हैं। और दूसरी तरफ है हमारे पास ये पार्टी हो गई, ये रिचार्ज हो गया, ये शूज हो गए, ये हमारी क्या है, ये हमारी इच्छाएं हैं जिनको हमें सेटिस्फाई करना है। तो अब देखिए, रिसोर्स समझ आ गया, स्कार्स हैं ये, यानी कि लिमिटेड अवेलेबल है हमारे पास, ये भी समझ आ गया। इच्छाएं हमारी, जो हमारी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, ये भी समझ आ गया। ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। तो अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स है क्या। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स इन रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले पाएं, हम अपनी इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएं। जैसे अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं, तो हम 1000 रुपये को कुछ इस तरह से खर्च करें कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए, दैट इज इकोनॉमिक्स। यानी कि
इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हम बोल सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरह का बिहेवियर होगा कि हम इन रिसोर्सेज को एक ऐसे मैनर में यूज़ कर पाएँ कि हमारी सेटिस्फेक्शन को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर पाएँ। तो अब देखिए, इकोनॉमी में कंज्यूमर होता है और एक होता है प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं जैसे कि हम हो गए। हम जो भी चीज़ खरीदते हैं हम उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, हम उस चीज़ को यूज़ में लेते हैं। अगर हमने कोई खाने की चीज़ खरीदी तो हमने क्या किया, उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया। अगर हमने उस चीज़ को किसी भी तरह से यूज़ में लिया तो कहने का मतलब है कि हम कंज्यूमर हैं और इस तरह से हम चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर का जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा, वो होगा उस चीज़ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना। जैसे हमने यहाँ पर 1000 रुपये को कुछ इस तरह से खर्च कर दिया कि हमने पार्टी भी कर ली, हमने शूज़ भी खरीद लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले ली इससे। दूसरा होता है इकोनॉमी में प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, जो चीज़ों को बनाता है, जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है। तो देखिए, प्रोड्यूसर को 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी इकोनॉमी में चले जाइए, किसी भी देश की इकोनॉमी की बात कर लीजिए, यहाँ पर 4 फैक्टर होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम इनको कह सकते हैं, जो बार बार आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर होता है लैंड। लैंड यानी कि ज़मीन। अगर किसी भी प्रोड्यूसर को कुछ भी फैक्ट्री वगैरह लगानी है, कुछ भी कोई काम धंधा स्टार्ट करना है, उसके लिए उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले उसको ज़रूरत पड़ेगी ज़मीन की, जिसको हम लैंड कहते हैं, ठीक है। दूसरी ज़रूरत पड़ेगी उसको लेबर की। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूसर अकेला ही एक फैक्ट्री को चला ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसको लेबर की ज़रूरत भी पड़ेगी, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं लेबर। तीसरा तीसरा उसको ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल की। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ पर पैसे की बात भी हो रही है, और एक कैपिटल में हम इंक्लूड कर सकते हैं मशीनरी को, उसको मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया तीसरा फैक्टर जो कि प्रोड्यूसर को ज़रूरत पड़ती है। चौथा फैक्टर यानी कि फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की भी जरूरत पड़ती है। एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है? जो उद्यमी होता है, जिसका दिमाग होता है, जिसका बिजनेस में दिमाग लगता है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो प्रोड्यूसर को जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से अब जो कंज्यूमर है, देखो हमने कंज्यूमर के लिए समझ लिया, कंज्यूमर के लिए हमने समझा कि कंज्यूमर चीज़ों को कुछ इस तरह से खरीदेगा, कुछ इस तरीके से उनको कंज्यूम करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर अपने जो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनके ऊपर कुछ ऐसे काम करेगा, क्योंकि ये किसके लिए रिसोर्स हैं? ये प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्स हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम मैनेज किसको कर रहे हैं? रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर इन रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से मैनेज करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? प्रॉफिट मिले। यानी जब भी वो कोई काम स्टार्ट करेगा तो उसको क्या मिले? लास्ट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि अब इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए, इकोनॉमिक्स की ये 2 ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसा कि नाम से थोड़ा सा क्लियर होता है, माइक्रो यानी कि छोटा, यानी कि इसमें हम जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम एक स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम होगी, इंडिविजुअल कौन? जैसे कि कोई पर्सन हो गया, या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि उनका ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल लेवल पर रहेगा। जैसे डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं कि मान लो ये मेरे पास मार्कर है कि मैं इस मार्कर की डिमांड कर रहा हूँ, या फिर मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो एक इंडिविजुअल
लेवल पर, एक छोटे लेवल पर इन मार्कर्स की जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, वो इंडिविजुअल्स हैं और इन इंडिविजुअल्स की स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि एक स्मॉल लेवल पर हम इनकी स्टडी करते हैं। या फिर उसमें एक फर्म भी हो सकती है, फर्म जिसको हम, जैसे कोई छोटी मोटी फैक्ट्री हो गई, तो वो भी इन चीज़ों की डिमांड कर सकती है। जैसे वो एक छोटे लेवल पर रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा माल होता है, जो भी उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसकी वो डिमांड करे, तो वो भी एक माइक्रो लेवल पर हम देखते हैं। या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है कुछ लोगों का जो चीज़ों की डिमांड कर रहा है। जैसे मार्कर की डिमांड हम कर रहे हैं, लाखों लोग अगर आएंगे तो वो बड़े लेवल पर आएंगे, लेकिन अगर थोड़े लोग इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं तो वो आ जाएंगे एक इंडिविजुअल लेवल पर। और इन चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, इन चीज़ों की स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अभी जो बुक हम पढ़ रहे हैं, जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि लार्ज। तो लार्ज लेवल पर जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हम इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जीडीपी समझेंगे, क्या होता है जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम की बात करते हैं, और जीएनपी की बात करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, और इस तरह के हम 8 फैक्टर्स की बात करेंगे। टोटल मिला के 8 फैक्टर्स की हम बात करते हैं। यानी कि जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय जिसको हम बोलते हैं, वो एक बड़े लेवल पर पूरी कंट्री की इनकम को हम स्टडी करेंगे। तो जब पूरी कंट्री की बात आती है, इकोनॉमी एट अ होल, इकोनॉमी एज अ होल की बात आती है, तो उसको हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। तो देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रोज से बना है। मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो अब समझ लेते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमर्जेंस कहाँ से हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी कैसे, ये ब्रांच बनी कैसे। तो बात करते हैं 1929 की, जो 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। आप सभी ने लगभग सुना होगा, आप लोग 10th करके आए हो, तो 10th में आपने सोशल स्टडीज़ में ज़रूर पढ़ा होगा 1929 की जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जब लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद पाएँ, वो किसी भी चीज़ की डिमांड कर पाएँ। तो यहाँ पर जो एक जॉन मिनार्ड केन्ज, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं JM केन्ज, तो ये एक इकोनॉमिस्ट हुए, ये एक अर्थशास्त्री हुए, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में इन्होंने आफ्टर, मतलब कह सकते हैं कि 7 साल के बाद, 1929 के 7 साल के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के 7 साल के बाद उन्होंने ये बुक लिखी थी। और ये बुक लिखी कैसे, देखिए, जब 1929 में 1929 में चीज़ों के प्राइजेस इतने, मतलब प्राइजेस की अगर बात करें और जो लोगों के पास पैसा नहीं था उसकी बात करें, तो जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो चीज़ों की डिमांड नहीं कर पा रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम चीज़ों की डिमांड कैसे करेंगे, जब हमारी जेब में पैसा है ही नहीं तो हम चीज़ को खरीदेंगे कैसे। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो डिमांड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अब प्रोड्यूसर कब बनाएगा चीज़ें, जब उसकी कुछ चीज़ें बिकेंगी, जब उसकी चीज़ें बिकेंगी आगे तभी वो कुछ चीज़ों को बनाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। लोगों के पास पैसा नहीं था तो लोग उन चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे थे। जब उन चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर थे वो भी आगे चीज़ों को बनाना बंद कर चुके थे, क्योंकि उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में चीज़ें हैं वो नहीं बिक पा रही थी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर डिमांड जो है वो बिल्कुल गिर जाती है, जिसकी वजह से जो कंट्री की जीडीपी है वो बिल्कुल लो चली जाती है। जीडीपी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, तो ओवरऑल वैल्यू इसको हम बोल सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे देश में प्रोड्यूस होती हैं ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये बातें हैं यूरोप की और अमेरिका की। यूरोप और अमेरिका में ये जो 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, इसकी वजह से डिमांड बिल्कुल नीचे हो गई थी, जीडीपी बिल्कुल ठप हो चुकी थी।
अब इस जो यूरोप और अमेरिका का जो असर है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया द ग्रेट डिप्रेशन। तो इस ग्रेट डिप्रेशन का एक इम्पोर्टेंट, एक अहम रोल रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को एमर्ज करने में। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो J.M. केन्स थे, जॉन मिनार्ड केन्स थे, उन्होंने एक बुक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और ये बुक लिखी थी 1936 में। तो इस बुक में उन्होंने बताया कि इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें सारे सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से बाद में फिर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। तो देखिए, J.M. केन्स यानी जॉन मिनार्ड केन्स ने बताया कि इकोनॉमी में हर एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जैसे हम टू सेक्टर्स इकोनॉमी की बात करते हैं, टू सेक्टर्स में कौन कौन, जैसे एक तरफ हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं और एक तरफ हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर की बात करते हैं। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी इसको हम बोल सकते हैं, कंज्यूमर, या फिर इसको हाउस होल्ड भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं। तो देखिए, हमने बात करी कि जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर के पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं। अब ये प्रोड्यूसर के पास जो 4 फैक्टर्स हैं ये आते कहाँ से हैं? ये 4 फैक्टर्स आते हैं, इनको कौन प्रोवाइड करता है? इनको प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर्स ही होते हैं जो प्रोड्यूसर को इन फैक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे लैंड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी बंदे से ही लेगा, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिविजुअल होते हैं, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी न किसी से पैसा उधार लेते हैं, किसी न किसी से पैसा ब्याज पर लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी एक इंडिविजुअल ही होता है। तो इस तरह से जो प्रोड्यूसर का सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि प्रोड्यूसर, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। तो देखिए, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने इनसे क्या लिया? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए। अब प्रोड्यूसर क्या देगा इनको? प्रोड्यूसर देगा इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके इनको ये देगा। ठीक है, जो भी ये चीज़ें यहाँ पर बनाएंगे, जो भी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करेंगे यहाँ पर, ये इनको किसको बेचेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेंगे। अब इसके बदले में अगर बात करें, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, तो इनके बदले में ये इनको क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी। इनके बदले में इनको इनकम मिलेगी। अब ये इस इनकम को किसके ऊपर खर्च कर देंगे? ये जो गुड्स और सर्विसेज इन्होंने प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीदी। तो इस तरह से समझ आ गया होगा आपको कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने मेनली समझा टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल समझा, टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल समझा। आगे चलकर हम 3 सेक्टर 4 सेक्टर के मॉडल को भी समझेंगे। तो यहाँ तक आप इस वीडियो को एक बार फिर देखिए, रिवाइज करिए, और तब तक के लिए जय हिंद।